नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ईद और ईद की तैयारी और इन्हीं तैयारियों के बीच लहू का रंग ये कश्मीर की घाटी ने देखा है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या कर दी गई। आज जब जनाजा उनका उठा तो हर नजर से एक ही सवाल आंसुओं में घुला हुआ कि हम सीज फायर करते रहे और वो उसका ये सिला देते रहे। कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान का राग गाने वालों देख लो, उसी पाकिस्तान के ट्रेंड किए हुए आतंक के सौदागरों ने ईद से पहले कश्मीर में खून खराबा कर डाला। देखो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की ये कारस्तानी। देश के आन की रखवाली करने वाले सपूत औरंगजेब को आतंकवादियों ने कायराना तरीके से अपहरण कर मार डाला, जबकि वो ईद की छुट्टी में त्योहार मनाने घर जा रहा था। और जरा देखो पत्रकार शुजात बुखारी की इस अंतिम यात्रा को। कश्मीर में सुख दुख की खबर देने वाले वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी को ईद से पहले मारकर आतंकवादियों ने आखिर कश्मीर को कौन सा पैगाम दिया है? ईद जैसे पवित्र त्योहार के उपलक्ष्य में और रमजान के महीने में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर खूनी खेल खेला है, यह दिखाता है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और कश्मीरियों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन इस दुनिया में है वो पाकिस्तान ने खेला है। ये कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी का जनाजा है, आंसुओं के साथ उठा है। जनाजे में हजारों का हुजूम बता रहा है कि शुजात बुखारी कश्मीर के लिए क्या मायने रखते थे। उत्तर कश्मीर के किसी गांव में जब शुजात बुखारी को दफनाने का वक्त आया तो हजारों आंखें बरसने लगी। आतंकवादियों की इस घिनौनी करतूत पर ऊपर वाला भी जैसे आंसू बहाने लगा। गांव में तो ईद पर शुजात बुखारी का इंतजार हो रहा था, वो नहीं पहुंचे, उनका जनाजा आया। ये शख्स सहाफी तो बहुत बड़ा था ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इंसान बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये लॉस तो पूरी कौम की होती है, इनके माँ बाप का तो है ही लॉस, इनके भाई बहनों का तो है ही लॉस, लेकिन ये लॉस जो होती है एक पूरी कौम की हैसियत है। गुरुवार की शाम आतंकवादियों ने वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की उनके दफ्तर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त वो एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। हमले में शुजात बुखारी के साथ उनका PSO भी मारा गया। ये तो शॉकिंग है, इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मिलने के लिए आया था ये। पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की खबर कश्मीर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह के कश्मीर के सारे अखबार शुजात बुखारी की हत्या के खबर से रंग गए। शुजात बुखारी एक लीडिंग कश्मीरी जर्नलिस्ट जिन पे कल शाम को हमला हुआ, और इस खबर को किस तरीके से आज कश्मीर की मीडिया ने उठाया है उसको दिखाते हुए आपको यहाँ ले आए हैं। ये देखिए, साफ जाहिर है राइजिंग कश्मीर शुजात बुखारी का अपना न्यूज़पेपर। एक तो सबसे बड़ी बात, इतने बड़े हादसे के बाद भी राइजिंग कश्मीर आज स्टैंड्स पर है। इसी tariqe से बाकी जो अखबार है ये ग्रेटर कश्मीर है, कश्मीर का दूसरा बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर। पूरा का पूरा फ्रंट पेज जो है वो काला है, काली स्याही से बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुजात बुखारी के संदिग्ध हत्यारों की तस्वीरें जारी की हैं। छानबीन चल रही है। शुजात बुखारी की हत्या के फौरन बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुर्ता पजामा पहने और माथे पर गोल टोपी लगाकर एक शख्स कार के भीतर से शुजात के PSO को बाहर निकाल रहा है। लेकिन इसी बीच PSO की पिस्टल नीचे गिर जाती है, जिसे वो शख्स अपने पास छुपा लेता है। वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस बीच पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। With the cooperation of the general public, we could identify the fourth individual who was seen in the video. Now the suspect has been taken in custody. आखिर किसकी दुश्मनी थी शुजात बुखारी से? वो तो कश्मीर की आवाज थे। कौन इस आवाज को खामोश करना चाहता था? कौन कश्मीर की ईद की खुशियों में नफरत का जहर घोलना चाहता था? जिस तरह उन्होंने सोशल काम किया उसको हमेशा याद रखा जाएगा,
और एक बहादुर जर्नलिस्ट को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका कत्ल सिर्फ एक साधारण इंसान का कत्ल नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का कत्ल है। ये कश्मीर की कैसी बदनसीबी है, यहाँ अमन के दुश्मन आतंकवादियों से भी सहानुभूति रखने वाले लोग मौजूद हैं, जबकि आतंकी वो काले नाग हैं जो किसी के सगे नहीं हैं। आतंक का जहर दिन ब दिन कश्मीर को डस रहा है। ईद के पाक त्योहार से ठीक पहले वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी का खून बहाकर आतंकवादियों ने फिर साबित कर दिया है कि वो कश्मीर ही नहीं, इंसानियत के भी सबसे बड़े दुश्मन हैं। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। ये आतंकी कितने बर्बर है, इसका इम्तिहान देखिए। न सिर्फ एक पत्रकार को इस तरह से मारा गया है, बल्कि एक सैनिक पर भी, और वो भी तब जब वो निहत्था था। तब उस सैनिक को इतनी बर्बरता से मार दिया कि हर किसी की रूह कांप उठे। पिता दिन भर सलामती की दुआ कर रहा था जब अगवा हुआ था उसका बेटा। घर लौट रहा था त्योहार मनाने के लिए, लेकिन बुरी खबर आई। जम्मू कश्मीर के मेंढर में ईद से पहले इस घर में मातम पसर गया। सेना के जाबाज सिपाही औरंगजेब को आतंकवादियों ने अपहरण करने के बाद बड़ी क्रूरता से मार डाला। गुरुवार की रात करीब 10 बजे राइफलमैन औरंगजेब का शव पुलवामा के जंगलों से बरामद हुआ। खाली इतनी आवाज आती रही है 10 मिनट तक मोबाइल की कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, करते करते मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद उसने वो कब्जे में कर लिया उन्होंने, और एक साइड से सफाया करके दूसरी साइड से पीर गली से बाहर निकाला जाए, जो गैर लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, ये सफाया किया जाए। ये मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोले देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने के लिए तैयार हैं। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही मोहम्मद हनीफ दरगाह के सामने घुटनों के बल बैठकर बेटे की सलामती की दुआ मांगते रहे, लेकिन आतंकवादियों की राक्षसी प्रवृत्ति के आगे ये दुआ काम नहीं है। जब औरंगजेब की हत्या की खबर आई तो परिवार पर जैसे वज्र गिर गए। जवान बेटे के जाने की खबर सुनते ही मां पछाड़े खाकर गिर पड़ी। पूरे परिवार की सारी खुशियां ईद से पहले ही उजड़ गई। मैंने खबर सुनी लगभग कोई 1 बजे के ऐसे कोई मिलिटेंटों ने उनको कंटेक्ट कर लिया है। तो 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी कि बोल रहा था कि मैं जाने ही ईद पे घर में छुट्टी आऊँगा। तो अब मैं क्या कहना है चाहता हूँ कि आपको पता ही है कि ये बहुत दुख का मसला है। 26 साल का औरंगजेब ईद का त्योहार मनाने के लिए छुट्टी लेकर घर आ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आतंकियों का दस्ता घात में है। आतंकियों ने उसे अगवा करके मार डाला। इसके साथ ही ये साबित हो गया कि आतंकी किसी तरह के रहम के काबिल नहीं है। ये सीज फायर नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोली की आवाज समझते हैं। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। महाराणा प्रताप के नाम की जब चर्चा होती है, लखनऊ में आयोजन था महाराणा प्रताप के नाम पर, और जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक संभाला तो महाराणा प्रताप की वीरता के बखान में जुट गए। साथ में ये भी कह दिया कि अकबर महान नहीं था, महान तो महाराणा प्रताप थे। अपने उन सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके महाराणा प्रताप ने बात साबित की थी कि महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम के बल पर उस कालखंड में भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा को बनाए रखने का कार्य किया था। कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर का केवल एक ही संदेश था। योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप के बारे में एक कहानी सुनाई कि अकबर ने उनके पास संदेश भेजा था कि बस एक बार महाराणा प्रताप उसे बादशाह मान लें, लेकिन उन्होंने अकबर को कभी बादशाह नहीं माना। लेकिन महाराणा प्रताप ने एक स्वर में कह दिया था कि मैं अकबर को बादशाह नहीं मान सकता, क्योंकि वह तुर्क है और वह वही रहेगा। महाराणा प्रताप पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े प्रदेश के एक बहुत छोटे दिल के मुख्यमंत्री हैं, जो कि एक बहुत दुखद बात है। ऐसा क्या है कि आप एक से ज्यादा को महान नहीं समझते हैं, आप राणा प्रताप को महान समझना चाहते हैं, इसमें हमारी कोई शिकायत नहीं है। अभी योगी जी धार्मिक मामले में थे, अभी इतिहास के मामले में थोड़ा थोड़ा उनका जैसे जैसे अध्ययन और अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे और चीजें सामने आएंगी। अब वो महाराणा प्रताप जी को महान बता रहे हैं तो कहीं न कहीं ऐसी बात होगी तभी बता रहे हैं।
अकबर की तुलना में महाराणा प्रताप को महान करार दिया जाना बीजेपी और आरएसएस का पुराना एजेंडा है। योगी ने तो बस एक बार फिर से इस मुद्दे पर अपनी बात रखकर महाराणा प्रताप बनाम अकबर की बहस को ताजा कर दिया। आज तक ब्यूरो। तो इधर ये लड़ाई है अकबर बनाम महाराणा प्रताप, तो इधर दिल्ली में एक सियासी जंग अलग से छिड़ी हुई है। धूल भरी आंधी चल रही है और मजाक जनता का उड़ रहा है। वो कैसे? वो इस अंदाज में कि अरविंद केजरीवाल एलजी दफ्तर में धरना दे रहे हैं, जवाबी धरना चल रहा है, धरने पर धरना। बीजेपी धरना दे रही है उनके दफ्तर में, और अब तो ये धमकी है कि प्रधानमंत्री निवास को घेरेंगे आप कार्यकर्ताओं की तरफ से। एलजी साहब को व्हाट्सएप किया मैसेज कि भाई क्या हुआ, अभी तक हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। एलजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को फिर चिट्ठी लिखी है। उपराज्यपाल के एसी वेटिंग रूम में मुख्यमंत्री केजरीवाल का धरना 5वें दिन भी जारी है। केजरीवाल के साथ धरने पर बैठे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कह दिया कि अगर जबरन हटाया गया तो ठीक नहीं होगा। हम तपस्या कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए। इस फास्ट को तोड़वाने की कोशिश मत करिए। जो मांग हम कर रहे हैं उस पर गौर करिए। फास्ट हमारा चलता रहेगा, और अगर आप जबरदस्ती उठाने की कोशिश करेंगे तो मैं चेतावनी दे रहा हूँ, फिर खाना पीना तो छोड़ दीजिए, पानी भी छोड़ देंगे हम लोग। धरना और आंदोलन के हाईवे से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी ने अब रविवार को पीएमओ के घेराव का ऐलान किया है। राशन की होम डिलीवरी के लिए आप विधायक चावल का एक पैकेट प्रधानमंत्री को पार्सल भेजेंगे। केजरीवाल की मांगों के समर्थन के लिए आप कार्यकर्ता 18 जून से घर घर जाएंगे। आप नेता 10 लाख लोगों के खत इकट्ठा कर प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे। दूसरी ओर दिल्ली में मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर बीजेपी नेता धरने पर जमे हुए हैं। इनके साथ कभी केजरीवाल के साथी रहे कपिल मिश्रा भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हम उनके दफ्तर में बैठे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है धरने का कि मुख्यमंत्री अपने काम पे आओ, दिल्ली की जनता को पानी दो। पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। तो कांग्रेस दिल्ली में 5 दिनों से चल रहे धरना और अनशन को आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत बता रही है, जिससे दिल्ली में सरकार की नाकामियों को छुपाया जा सके। ऐसे में दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही राजधानी में अनशन और आंदोलन के बहाने एक दूसरे को घेरने का खेल चलता रहेगा या कोई रास्ता निकलेगा? आज तक ब्यूरो। दरअसल मामला सिर्फ इतना है कि दोनों ही पार्टियां धूल झोंक रही हैं जनता की आंख में। धूल से वैसे ही लोग परेशान हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ये धूल भरी आंधी कैसे धीरे धीरे। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरहद से लेकर आधे हिंदुस्तान में, आप कह लीजिए पूरे उत्तर भारत में जहरीली हवा का इस वक्त धुंध है। हालात ऐसे हैं कि सांस लेना मुश्किल है, खास तौर पर दिल्ली में। और ये धूल भरी आंधी जो आ रही है ये राजस्थान से तमाम राज्यों को परेशान कर रही है। घुटता है दम 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 घुटता है, घुटता है दम 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 घुटता है। दिल्ली दिल वालों की हो या ना हो, मगर ऐसा ही माहौल रहा तो दमा वालों की जरूर हो जाएगी। तीसरे दिन भी दिल्ली की हवाओं में जहर का प्रतिशत जबरदस्त है और इसी जहर में जीने के लिए मजबूर हैं दिल्ली वाले। रहे भी तो कैसे, सहे भी तो कैसे। कुछ कुछ रुकता है। डस्ट तो आप पूछो ही मत, कितनी बार तो फेस वॉश करना पड़ता है, कितनी बार हमें क्लोथ चेंज करने पड़ते हैं। इतना डस्ट है यहाँ पे और बिल्कुल स्किन के भी इतने इश्यूज हो रहे हैं। मौसम दम घुट रहा है, क्या कर सकते हैं, मास्क लगा के चलना पड़ रहा है। इतना धुआं आ रहा है, अब मैं खेल भी नहीं सकता, क्या करूं? घुटता है दम 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 दम। घुटता तो है दम, मगर करें क्या? क्या बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली को नमस्ते कह दें? लेकिन जाएंगे कहां? आधे हिंदुस्तान के आसमान में धुंध का गुबार छाया है, हवा जहरीली, दम है तो जी कर दिखाई। दिक्कत बहुत हो रही है, आंखों में इरिटेशन हो रही है, बाइक चलाने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन सांस लेने में दिक्कत हो रही है मेरे। देखिए अभी जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है दिल्ली में, वो तो वैसे तो पूरे विश्व में बढ़ रहा है, हमारे इंडिया में भी बहुत बढ़ रहा है और दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है।
दिल्ली में तीसरे दिन भी हालात बदतर हैं, लेकिन अकेले दिल्ली ही क्यों, सरहद से शहर तक, पहाड़ से मैदान तक, उत्तर से दक्षिण तक हालात जानलेवा है। देखिए, ये शिमला की तस्वीरें हैं। पहाड़ की वादियों में बसा शहर शिमला, जहां मौसम शहर को खास बनाता है, वहां हवाओं में जहर घुला हुआ। जो हिमाचल प्रदेश में, जो खास करके शिमला में और आसपास के इलाकों में जो विजिबिलिटी कम हुई है, स्मोक है, ये इसकी वजह मेन है कि जो आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली चल रही थी, प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो ये स्मोक सेटअप हुई है। अकेले शिमला ही क्यों, नैनीताल का हाल देख लीजिए। पहाड़ तो यहाँ भी हैं और प्रदूषण भी शिमला से कम थोड़े ही है। आसमान में फैली जहरीली हवाओं के इस गुबार ने नैनीताल वालों को सख्ते में डाल दिया। क्या करें, सूझ नहीं रहा। कुछ आगे बढ़िए, चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए। हवाओं में घुले जहर ने यहाँ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। राजस्थान और रेगिस्तान जो एरिया है अपना, थार डेजर्ट हो गया, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इन पूरे इलाके में क्या है कि तेज़ हवाएं चलने से जो है वहाँ से जो डस्ट है वो वहाँ से इस इलाके में आ गई है नीचे। ये जो दौर है पुअर विजिबिलिटी का, जिससे बहुत से सेक्टर्स अफेक्टेड हुए हैं, उसको ज़रूर राहत मिल जाएगी अगले 48 आवर्स में कम से कम। पंजाब के फरीदकोट का हाल भी अलग नहीं। यहाँ पूरा शहर धूल धूसरित है। हवाओं के जरिए बीमारी बह रही है और सांसों के रास्ते लोगों को बीमार, बहुत बीमार बना रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घर से कोशिश कीजिए कि न निकले। इस समय जो नॉर्थ जोन में चल रही है ये आंधी, इसमें जो लेवल है 500 से ऊपर चल रहा है। जो ह्यूमन के लिए डेंजरस हम गिनते हैं लेवल, वो 400 से 500 तक होता है। तो इससे जो पेशेंट एस्थमा के हैं उनको एकदम एस्थमा के अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं। एलर्जीज की प्रॉब्लम बढ़ती है। आंख की जो इरिटेशंस है, कंजक्टिवाइटिस है, वो बढ़ता है। इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। देखिए, जहरीली हवाओं के बीच मर रहा है मरुस्थल। रेतीली धूल में लिपटा हुआ है बीकानेर। इतनी धूल है कि घर से निकलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। बीकानेर के किले और झील रेतीली हवा में गुम हो गए। चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियों में, ट्रैफिक में दूर से नजर नहीं आ रहा है। उस वजह से छोटे व्हीकलों, बड़े व्हीकलों को चलने में दिक्कत हो रही है। और जो मजदूर वर्ग के तबके जो घूमते हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं है, उनको सांस लेने में, काम करने में सभी तरह की दिक्कत हो रही है। इतना मैंने ट्रैफिक का वातावरण देखा, हमारे लिए देखा, सांस में दिक्कत हो रही है, लंग्स प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप में मतलब कुछ गुबार सा छाया रहता है। जैसी स्थिति बीकानेर की है, उससे जुदा तस्वीर जैसलमेर की नहीं है। देखिए ना, ये रेतीली हवाएं यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार किए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की हवाओं में घुला जहर इसी राजस्थानी रेतीली धूल का नतीजा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक हवा में प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर तय मानकों के पार चल रहा है। जीना रोज का रोज और मुश्किल हुआ जा रहा है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दफ्तर के लिए जाना मुश्किल, बच्चों के लिए निकलना मुश्किल, बुजुर्गों के लिए तमाम परेशानी। लेकिन नेता आपस में उलझे हुए। 22 सिगरेट रोज पीने के बराबर है दिल्ली में सांस लेना। दिल्ली में हर चौथे बच्चे के फेफड़े में शिकायत हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से हर साल 3000 मौत होती है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है आंख का संक्रमण। क्या हुआ? डर लगा? लगना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि डर कर ही सही लेकिन गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली को बचाने के लिए उन्हें ही आगे आना होगा जिनका जीना मुहाल है। क्योंकि दिल्ली की सरकारों को लड़ने झगड़ने से फुर्सत मिलेगी तब तो वो दिल्ली के बारे में सोचेंगे।
सांस लेने में दिक्कत होती है, पूरे घर में मट्टी मट्टी, हर जगह डस्ट डस्ट डस्ट। यहाँ तो अब बहुत धूप है और हवा भी मतलब वो मिट्टी मिट्टी सा आते हैं तो खांसी वासी हो रहा है। ऐसे परेशानी तो सांस लेने में और बाहर जब निकलते तो धूप बहुत लगते हैं, तो यही हो रहा है। दिल्ली की हवा जहरीली है, बाहर निकलना मतलब बीमारी को आमंत्रण देना हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली की हवा की क्वालिटी मानक स्तर से बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। आनंद विहार में PM10 929 पहुंच गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में PM10 821 रहा। पीतमपुरा में 513, पूसा में 625, तो मथुरा रोड में PM10 का लेवल 665 तक पहुंच गया। और आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो पैमाना है जिसमें हवा की शुद्धता नापी जाती है। और ये जो बार बार आप PM10 सुन रहे हैं, सरल भाषा में इतना जान लीजिए कि इसका सामान्य स्तर 100 होता है, जो सांस लेने के लिए ठीक है। लेकिन यही लेवल भयानक स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए, खासतौर से दिल्ली के वेस्ट में, खासतौर से हरियाणा और जो पंजाब पड़ता है, यहाँ हवाओं का थोड़ा परिवर्तन होने लगा। अगर हम मिड लेवल की बात करें तो अरेबियन सी से थोड़ी हवा आने लगी और लोअर लेवल में पाकिस्तान में एक सर्कुलेशन है। तो देख रहे हैं आज जो धूल है काफ़ी कम हो गई है और हमको उम्मीद है कि आज रात के बाद या रात से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ भागों में, जिसमें NCR भी शामिल हो सकता है, तो हल्की फुल्की थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होगी। तो इसका कुल मिला के जो असर ये धूल भरी हवाओं पर पड़ेगा। डॉक्टरों से जानिए कि ये प्रदूषण आपके लिए किस हद तक खतरनाक है। जो पार्टिकुलेट मैटर 10 वाला होता है वो फेफड़ों को डैमेज करता है। वो अस्थमा करेगा, COPD करेगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस करेगा, ये टिपिकल कफ करेगा रोग के अंदर में। और जो 2.5 और 1 वाला बढ़ता है उससे हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस वक्त में जो डस्ट स्टॉर्म है वो रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए ज़्यादा डैमेजिंग है। हालात बुरे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में अलर्ट है। 48 घंटे तक के लिए सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। 17 जून तक दिल्ली में भी किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई गई है। मगर मानता कौन है? अगर मानते तो शायद ये हाल ना होता। और अब जब हालात बिगड़े हैं तो जिन्हें इसे सुधारना है वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। दिल्ली के लोग धूल से परेशान थे, दुखी थे और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी टीम के साथ एयर कंडीशन के अंदर जो है आराम कर रहे थे। कहने के लिए धरना है, वैसे एयर कंडीशन के अंदर आराम है। आज दिल्ली के अंदर अगर जो है एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके सीरीज ऑफ मेजर्स हैं जो कहा जाता है लेने चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर जब 4 दिन से धरने के ऊपर ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की जनता उनको चुने। 30 मई को एयर पोल्यूशन जिसका संकट आज पूरा दिल्ली झेल रही है, 30 मई को ही एक बैठक एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण को लेकर थी। उस मीटिंग का IAS अधिकारियों के द्वारा बहिष्कार किया गया। फैसलों को लागू करना है, अगर वही अधिकारी इन बैठकों का बहिष्कार करेंगे तो कैसे दिल्ली चल पाएगी, कैसे दिल्ली की व्यवस्था संचालित हो पाएगी। MCD की तरफ से पेड़ों की धूल साफ की जा रही है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि ये कदम नाकाफी है। सरकारों को झगड़ने से फुर्सत नहीं। ऐसे में दिल्ली वालों का मालिक भगवान है। दिल्ली में अभिषेक आनंद, सिद्धार्थ तिवारी और राजेश खत्री के साथ आज तक ब्यूरो। प्रदूषण प्रदूषण हम सब रोते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। कैसे परिस्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए, सांसें अटक जाएंगी आपकी। दिलों में खौफ भर देने वाली तस्वीरें हैं ये। देखिए कैसे मलबा गिर रहा है। ये टिहरी में नरेंद्र नगर चंबा की तस्वीरें हैं। कल रात यहां बारिश हुई और बारिश के बाद ऐसा भयानक भूस्खलन हुआ कि टिहरी मोटर मार्ग बंद हो गया। दूसरी तस्वीर देखिए, ये बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं। देखिए किस कदर यहां धरती डोल रही है। भूस्खलन ने यहां लोगों के दिलों में डर भर दिया। बारिश के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर हो रहे भूस्खलन का असर सबसे ज्यादा बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पड़ रहा है। 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है, जिसके चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो रहे हैं। ऑल वेदर रोड से जो रोड कटिंग हो रही है उससे जो मलबा आया है उससे यहाँ पर 1-1.5 घंटे से जाम लगा हुआ है, यात्री परेशान है। मौसम की इस मार का असर उत्तर से दक्षिण तक है।
केरल का हाल पहले देखिए। कई दिनों से बेहिसाब बारिश की मार झेल रहे केरल में ये भूस्खलन की तस्वीरें हैं। अभी तो मानसून ने सिर्फ दस्तक ही दी है और अभी से हालात जानलेवा दिख रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, टिहरी से कृष्ण गोविंद और नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 2 दलित बच्चों के लिए कुएं से पानी निकालकर नहाना कितना बड़ा अपराध हो गया कि पिटाई की, इस बेरहमी से पिटाई की वीडियो दिखाएंगे महाराष्ट्र से। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। खबर है 2 दलित बच्चों पर सिर्फ इसलिए इतनी बेरहमी से उनकी मारपीट की गई क्योंकि कुएं से निकालकर नहा लिया था। 2 बच्चों के बदन से कपड़े उतार लिए गए हैं और अब उनकी खाल उतारी जा रही है। कोई पत्थर दिल ही होगा जो इन तस्वीरों पर नजरें टिकाए रह जाए, उसका दिल न पसीजे। मगर इंसानियत को घोट कर पी गए हैं इन्हें पीटने वाले लोग। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दोनों खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी गुस्से से सुर्ख हो सकता है, लेकिन वजह जानेंगे तो खून खौल जाएगा। जानते हैं इन दोनों को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि ये दलित होकर दबंगों के कुएं पर नहा रहे थे। तस्वीरें सामने आई तो राहुल गांधी ने फडणवीस सरकार पर हमला बोला। महाराष्ट्र के इन दलित बच्चों का अपराध सिर्फ इतना था कि एक सवर्ण कुएं में नहा रहे थे। आज मानवता भी आखिरी तिनकों के सहारे अपनी अस्मिता बचाने का प्रयास कर रही है। आरएसएस बीजेपी की मनुवाद की, नफरत की जहरीली राजनीति के खिलाफ हमने अगर आवाज नहीं उठाई तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। अब ये तस्वीरें सियासत का ताजा अध्याय बनी हुई हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का दल इस मुद्दे को लेकर फडणवीस सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सबका साथ सबका विकास के इस दौर में ये निश्चित रूप से समाज के लिए चिंता की बात है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।